हेलो दोस्तों, एजू पॉइंट कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो हम करने वाले हैं उसको अगर आपको समझना है तो आपको जो मैंने पहले स्टार्टिंग में जो वीडियो डाल दी हैं, संविधान के करीब 10 वीडियो बना लिए हैं, तो आपको उनको पहले देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें पूरा लिंक बना हुआ है। कैसे दूसरा आया, कैसे 73 वाला आया, 61 वाला आया, 92 वाला आया, 1909 वाला आया, यानी पूरा क्रम से पूरा मैंने बताया है उसमें। तो आप अगर इसको समझना चाहते हो, ये पूरा समझ में आए, तो आपको पूरे जो संविधान के मैंने वीडियो डाले हैं वो आप चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो सारे। और उसके बाद इस वाले वीडियो को देखें जिससे कि आपका जो संविधान का पोर्शन है पूरा क्रम से सही से मजबूत होता जाए। और जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरीके से एग्ज़ाम में आते हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं 2-3 क्वेश्चन, वो आप पूरे के पूरे एग्ज़ाम में करके आ सको। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि भारत शासन सरकार जो अधिनियम है आपको पूरा समझ में आएगा। ये मेरा वादा है आपसे, पूरा अच्छी तरीके से हम समझने वाले हैं। तो इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि ये जो भारत सरकार अधिनियम लाया गया था तो किन कारणों से लाया गया था। यानी बहुत सारे कारण हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। यानी पारित करने के कारण निम्न कारण हैं, जो 6-7 कारण हैं जिन कारणों से भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया गया। तो पहला कारण देखते हैं हम। पहला कारण है मॉर्ले मिंटो सुधार से असंतोष। अब हुआ क्या था कि जो 1900 भारत परिषद अधिनियम 1919 था, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार यानी मॉर्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो जो अधिनियम 1919 में पारित किया गया था उसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश जो सरकार थी 1919 में जितनी सारी चीज़ें कही गई थी, जैसे कि उस टाइम पे क्या चल रहा था कि भारतीय अपने स्वराज की मांग कर रहे थे और मांग को पूरा नहीं किए जाने के कारण क्या हुआ कि भारतीय इस एक्ट से असंतुष्ट रहे। और इस एक्ट से असंतुष्ट होने के कारण उन्होंने आगे चल के यानी 1909 के एक्ट के बाद बहुत सारे ऐसे काम किए, ऐसी क्रांतियाँ की जो ब्रिटिश सरकार की बस की बात नहीं थी, यानी उनको सुधारना। तो बहुत सारे काम ऐसे हुए थे। इसमें बहुत सारे, जैसे कि बोल सकते हैं कि मुसलमानों को एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र दे दिया, जिससे भारतीयों को क्या लगने लगा कि अंग्रेज, मतलब समझने तो लगे थे भारतीय कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, फूट डालने वाला काम कर रहे हैं। तो इससे भी बहुत ज़्यादा असंतुष्ट रही भारतीय जनता। और ये भी एक कारण है मोंटेमिल्लो जो फेल हुआ था, उनका जो अधिनियम पारित किया था वो फेल रहा। और उस कारण से भी क्या भारत सरकार अधिनियम 1919 लाना पड़ा। अगला कारण है भारत सरकार की दमन नीति। दमन नीति का मतलब होता है कि किसी को कुचलना, किसी नीति को कुचलना या किसी क्रांति को कुचलना। तो हो क्या रहा था कि भारत में 2 गुट थे, एक था उदारवादी और एक था उग्रवादी। तो उदारवादियों को तो संतुष्ट करने के लिए और उग्रवादियों को का दमन करने के लिए, यानी उनको ख़त्म कैसे किया जाए, या तो उनको जेल में डाल दिया जाए या कैसे भी करके उनको हमारा जो काम है उसमें जो रोड़े डाल रहे हैं, जो रुकावट डाल रहे हैं, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उनके लिए भी क्या किया था उन्होंने, बहुत सारे काम किए। लेकिन क्या हुआ कि ना तो वो उदारवादियों को संतुष्ट कर पाए, ना उग्रवादियों को संतुष्ट कर पाए। और बाद में हुआ क्या कि दोनों ने मिलके, या बोल सकते हैं उग्रवादियों ने आगे चल के और ज़्यादा अपनी जो क्रांतियाँ थी उनमें ज़्यादा भागीदारी की और ज़्यादा बड़े तौर पे क्रांतियाँ करने लगे। तो एक कारण कौन सा था, सरकार की दमन नीति। अगला है सरकार के प्रति मुसलमानों के रुख में परिवर्तन। यानी हो क्या रहा था कि 1909 के अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही चालाकी से क्या किया था कि फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई और मुसलमानों को हिंदुओं से अलग कर दिया। कैसे किया था कि मुसलमानों को एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र दे दिया था, यानी कि वो लोग अपना जो धर्म है, यानी जो मुसलमानी धर्म है, उसमें जो जितनी भी जनता है वो अपने लिए एक अलग से नेता चुन सकती है। अब किसकी, हिंदुओं की ज़रूरत नहीं उनको चुनने के लिए। तो एक निर्वाचन क्षेत्र अलग से दे दिए, जिससे क्या हुआ कि मुसलमान तो खुश हुए लेकिन हिंदू ना खुश हुए, क्योंकि जो भारत की आज़ादी के लिए जो बेड़ा उठाया था दोनों ने मिलके, वो वहाँ पर फेल होते दिख रहा था।
तो आगे चल के हुआ क्या था कि मुसलमानों का रुख परिवर्तित ऐसे हुआ कि जैसे 1905 में बंगाल का तो विभाजन कर दिया था जिससे कि मुसलमान खुश थे, लेकिन 1911 में जो बंगाल विभाजन था वो रद्द कर दिया गया, जिस कारण से मुसलमान जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश सरकार थी, उससे नाखुश हुई और उनने सोचा कि अगर ऐसा और कुछ आगे हुआ, जैसे कि उन्होंने जो वादे किए थे मुसलमानों से, वो वादे 1909 के बाद पूरे नहीं कर सके और जो एक्ट पारित करके जो बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, और बंगाल के विभाजन को रद्द करना ही मुसलमानों का विश्वास उठना था किससे, ब्रिटिश सरकार से। तो ये भी बहुत ज़्यादा कारण थे। और ब्रिटिश सरकार से जो उनका विश्वास था उठने के बाद हुआ क्या कि जैसे लखनऊ में उस टाइम पे एक समझौता हो रहा था, जैसे कि कांग्रेस और मुसलमानों की जो समिति थी, एक ही जगह उनकी मीटिंग चल रही थी और मीटिंग में हुआ क्या कि दोनों ने एक जैसे मसौदे तैयार किए, एक जैसी चीज़ें उसमें तैयार की, जिसको देखते हुए उन्होंने वहाँ पर एक समझौता किया जिसको लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। और फिर से क्या हुआ कि मुसलमान और हिंदू एक हुए और जो भारत के लिए आज़ादी के लिए फिर से किसके विपक्ष में खड़े हुए, अंग्रेज़ों के विपक्ष। तो ये भी कारण था ये वाला एक्ट लाने के लिए। अगला है प्रथम विश्व युद्ध। अब वो क्या रहा था कि 1919 के एक्ट के बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज अकेले तो लड़ नहीं पाते, इसलिए उन्होंने क्या सोचा, अगर भारतीयों को शामिल कर लिया जाए, भारतीय जो लोग हैं उनको सेना में भर्ती कर लिया जाए तो हम शायद युद्ध जीत सकते हैं, युद्ध में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उन्होंने एक सहानुभूति प्रेम की नीति अपनाई जिससे कि भारतीयों को सेना में सम्मिलित किया जाए। और उस टाइम पे थे कौन, लॉर्ड हॉर्डिंग उस टाइम पे यहाँ के वायसराय थे। उन्होंने क्या किया, प्रेम और सहानुभूति की नीति अपना के भारतीयों को ऐसे लालच दी, ऐसी बातें कही कि हम जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होगा हम आपके लिए ऐसे ऐसे चीज़ें करेंगे, ऐसी ऐसी योजनाएं लाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि जैसे एक आदमी और थे लॉर्ड जॉर्ज, उन्होंने क्या कहा था, इन दोनों की एक साजिश थी कि इनने कहा था कि सभी राष्ट्रों को अपना अपना भाग्य निर्णय करने का अधिकार है। तो ये सुन के भारतीयों ने क्या सोचा कि आगे क्या पता कि 1918 में या लास्ट में, पता तो था नहीं कब युद्ध खत्म हुआ, लेकिन जब भी युद्ध खत्म हुआ तो इन लोगों ने ऐसा लालच दे दिया था कि बोला कि जैसे युद्ध खत्म हुआ हम आपके लिए इतनी सारी योजनाएं लाएंगे और जो अधिनियम पास करेंगे या जो भी योजना लाएंगे उनमें आपको भागीदारी और बढ़ा दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ उन्होंने जो नीतियां अपनाने के बाद जो बातें कही थी किससे, भारतीयों से, कि हम आपके लिए ये करेंगे, लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ उन्होंने वो उनकी मांगें पूरी नहीं की। इस कारण से भारतीय जो थे वो उनसे असंतुष्ट रहे और ज़्यादा क्रांति करने लगे, जिस कारण से भी क्या बोल सकते हैं हम, ये वाला अधिनियम लाना पड़ा इनकी क्रांतियों को दबाने के लिए। अगला है मेसोपोटामिया की घटना। तो मेसोपोटामिया की घटना मैं समझा दूँ आपको कि इसमें हुआ क्या था कि मेसोपोटामिया की घटना का भी भारत के संवैधानिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। कैसे कि टर्की के विरुद्ध कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार पर थी, लेकिन हुआ क्या, जिसमें वह पूर्णतः असफल रही। मेसोपोटामिया के कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार को दोषी ठहराया और कहा कि भारत में राजनीतिक सुधार होना चाहिए, क्योंकि ये जो वादा करते हैं वो वादा निभा नहीं पाते, यानी कि राजनीति जो चल रही थी भारत में वो सही होना चाहिए। एक 1914 का कारण था और एक मेसोपोटामिया का कारण था। इसमें राजनीतिक सुधार की बात की गई थी। एक और कारण था केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को द्वारा ज्ञापन पत्र जारी करना। जैसे ही मॉन्टेग्यू ने जो पत्र जारी किया था, जो अभी मैं बताने वाला हूँ, जो 1909 में जो एक्ट में पारित करने वाले हैं, जैसे ही किसको पता पड़ा, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के जो सदस्य थे उनको पता पड़ा। उसमें कौन शामिल थे, 19 भारतीय सदस्य शामिल थे, जिनमें प्रमुख थे जिन्ना, सुरेंद्रनाथ और श्रीनिवास शास्त्री। जैसे इनको पता पड़ा, इन्होंने एक पत्र जारी किया और पत्र में लिखा कि आप जो सरकार लाना चाहते हैं, या जैसे बोल सकते हैं कि जैसे व्यवस्थापिका में जो सुधार लाना चाहते हैं, तो उन्होंने एक बात और कही कि केवल उत्तम सरकार या कुशल शासन ही पर्याप्त नहीं है क्या यहाँ पर शासन करने के लिए, बल्कि ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो
वह हमें स्वीकार है। और भी कहा उन्होंने, जो सुझाव दिया कि कार्यकारिणी या जो व्यवस्थापिका है इसमें भारतीयों की कम से कम आधी भागीदारी होना चाहिए और अल्पसंख्यकों के प्रति बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। आप लोगों को अल्पसंख्यकों को बहुत सारा मतलब जैसे कि भागीदारी में जो हिस्सा लिया गया था, तो उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। यानी कि जिस उस टाइम पे जो समाज कम थी, यानी संख्या में कम थी, उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। तो इतने बहुत सारे कारण बने, बहुत सारे एक साथ इतने कारण आए 1909 के बाद में, जिस कारण से भारत सरकार अधिनियम 1909 पारित करना पड़ा। और जो पारित किया गया था वो पारित करने का ऐसा था कि जो उस टाइम पे भारत के जो सचिव थे मॉन्टेग्यू थे, जो ब्रिटेन में रहते थे, और भारत के वायसराय कौन थे, चेम्सफोर्ड। ब्रिटेन से मॉन्टेग्यू का जो आगमन हुआ उस टाइम पे उन्होंने चेम्सफोर्ड से क्या किया, मुलाकात की, और जो भारतीय नेता थे उनसे भी मुलाकात की। यानी चेम्सफोर्ड प्लस मॉन्टेग्यू और भारतीय नेताओं में शामिल कौन थे, भूपेंद्र नाथ बसु। इन्होंने क्या किया था कि जो भारत आगमन हुआ था, भारत आने का मकसद यही था कि भारत में इतने सारा जो उल्टा कर हो चुका है, ऑटोमेटिक जो भी काम उल्टे हो चुके हैं उनको कैसे सुधारा जाए। तो भारत आके उन्होंने मुलाकात की चेम्सफोर्ड से और भारतीय नेताओं से, और इनने एक समिति गठित की, और समिति या जैसे बोल सकते हैं एक समझौता किया, शिमला समझौता जो हुआ था जुलाई 1918 में। शिमला समझौते में बहुत सारी ऐसी बातें कही कि आप लोग मतलब जैसे भारतीय नेताओं से और जो वायसराय था उससे ऐसी बातें कही कि हम लोग अब ऐसा एक्ट पारित करेंगे जिनमें बहुत सारी भारतीयों के लिए अच्छी बातें रहेंगी और बहुत सारे काम रहेंगे और बहुत सारा सीटें दी जाएंगी उनके लिए, और उनके लिए भागीदारी दी जाएगी। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि मॉन्टेग्यू की घोषणा पत्र जारी हुआ। घोषणा पत्र में बात कही गई थी कि भारत ब्रिटिश सरकार का अभिन्न अंग है, एक बात तो ये कही गई। दूसरा, भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, यानी एक ऐसी सरकार की स्थापना की जाएगी जो उत्तरदायी हो, यानी उत्तरदायित्व निभा सके, यानी कि क्या क्या उत्तरदायित्व हैं भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, उनको निभा सके। और अगला है, भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ा दी जाएगी। और एक और है, प्रांतों में स्वायत्त शासन के विकास के साथ ही प्रांतों को केंद्र सरकार के नियंत्रण से जहाँ तक संभव हो मुक्त किया जाएगा। यानी हो क्या रहा था कि जो केंद्र सरकार थी उस टाइम पे, जो प्रांत की सरकार हुआ करती थी, उस पर जो नियम कायदे थे वो ज़्यादा सख्त कर दिए थे उन्होंने। कब? 1909 के एक्ट में। तो इस एक्ट में बताया गया कि केंद्र से जो रूल्स होते हैं, जो ज़्यादा सख्ती बरती गई, उनको हम कम करवा देंगे जहाँ तक हो सकेगा। तो इसका ये सारा का सारा इसमें हुआ था, और ये जो एक्ट पारित किया गया और जो जितना भी कुछ हुआ इसी बातों के कारण है एक्ट पारित किया गया 1919 का एक्ट। अब इस एक्ट में हुआ क्या था, जो 1919 का अधिनियम था, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हुई जैसे कि लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसको हम बोलते हैं पीएससी, है ना। पीएससी का गठन किया गया, यानी कि जो सदस्यों को जो नौकरी दी जाती थी, पहले आईसीएस के एग्ज़ाम होते थे, ऐसे ही पीएससी का गठन किया गया। एक बात और की गई कि भारतीय जो सचिव था, भारतीय सचिव की हेल्प के लिए एक सदस्य लिया गया जो होता था हाई कमिश्नर। और इसमें बात कही गई कि जो सचिव का जो सैलरी दी जाती है, हाई कमिश्नर की जो सैलरी दी जाएगी, पहले क्या होता था कि भारतीय राजस्व से दी जाती थी, लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से कह दिया गया कि अब सैलरी किससे दी जाएगी, ब्रिटेन के राजस्व से इनकी सैलरी दी जाएगी। और इसी एक्ट के माध्यम से कहा गया कि भारत का जो सचिव है उसको एक पद और दे दिया गया, महालेखा परीक्षक का पद। महालेखा परीक्षक का पद भी किसको दे दिया गया, भारत सचिव को, क्योंकि आगे चल के क्या करना है इनको, भारत में जो नीतियां लाना है वो अच्छी नीतियां लाना है, भारतीयों को संतुष्ट भी करना है, इसलिए वो पद भी बढ़ाते जा रहे हैं और अच्छी नीतियां भी लाते जा रहे हैं। और क्या हुआ था कि इसी एक्ट के माध्यम से सर्वप्रथम प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया गया, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति लाई गई, जिसके आधार पे महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। यानी कि क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि महिलाओं को मत देने का अधिकार सबसे पहले कब दिया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में। और क्या हुआ था कि जैसे जो भारत की जो परिषद थी, भारत परिषद की जो सदस्य संख्या थी बढ़ाकर कितनी कर दी गई, कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। और इसमें जो टोटल जो जितने भी सदस्य होंगे उनमें से 10% सदस्य कौन से होंगे,
मतलब इसमें सदस्य संख्या तो आगे बढ़ गई थी, लेकिन जो जैसे ये सदस्य संख्या इसकी बढ़ा दी गई 8 और 12 कर दी गई, लेकिन जो अपना केंद्रीय विधान परिषद होगी या जितने भी जो प्रांत होंगे उनमें जो चुनाव किए जाएंगे, चुनावों में भागीदारी क्या होगी कि 10% भागीदारी किसको दे दी गई, भारतीयों को। यानी पूरी अभी 50% भी नहीं ना देकर उन्होंने कितनी दी, 10% भागीदारी किसको दे दी, भारतीयों को। तो भारतीयों की भागीदारी किस तरीके से दी, उनने कंडीशन रख दी थी कि अगर इसमें वोट देना है, यानी जो परिषद है उसमें अगर वोट देना है या भागीदारी चाहिए तो कैसे सदस्य होना चाहिए, एक तो शिक्षित होना चाहिए और अमीर होना चाहिए, यानी कि उनकी कम से कम सालाना आय कितनी होनी चाहिए, 10,000 आय होना चाहिए, और कर दाता होना चाहिए, यानी 750 रुपये पर ईयर उनको कर चुकाना, जो चुकाते हों, जो कर देते हों, ऐसे लोग किसमें शामिल हो सकते हैं, जो 10% जो वोटिंग का अधिकार दिया है उनमें। तो हुआ क्या कि उस टाइम पे ना तो भारत में ज़्यादा शिक्षित थे ना अमीर थे, तो उस कारण से केवल 8% ही लोगों ने मत दिए, यानी 8% लोग ही उसमें शामिल हो सके। 8% कितने थे, 17,364 लोग ही परिषद में जो वोटिंग हुई थी उसमें सम्मिलित हो सके। और क्या हुआ था, इसी अधिनियम के माध्यम से सांप्रदायिक क्षेत्र का विस्तार किया गया, यानी जो सांप्रदायिक क्षेत्र जैसे 1909 के अधिनियम में मुसलमानों को अकेला दिया गया था, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से सांप्रदायिक क्षेत्र का विस्तार किया गया और सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय लोगों को सांप्रदायिक क्षेत्र दिया गया, जो अपने लिए वोट दे सकते हैं, अपना नेता चुन सकते हैं। और भी क्या हुआ था कि इसी एक्ट के माध्यम से जो प्रांत थे, प्रांतों में भी क्या किया है, द्वैध शासन लाया गया और केंद्रीय विधान परिषद को भी द्विसदनात्मक कर दिया गया था। तो केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनात्मक किया गया और 2 सदन कौन कौन से थे, एक राज्य परिषद था, दूसरा था विधान सभा। और राज्य परिषद का जो कार्यकाल तय किया गया वो 5 साल किया गया और विधानसभा का 3 वर्ष किया गया। अब इसमें जो राज्य परिषद थी उसमें सदस्य कितने ले लिए गए, 60 सदस्य होंगे और 60 में से भी क्या होगा, 34 निर्वाचित होंगे और 26 मनोनीत होंगे। उसी प्रकार विधानसभा में 145 सदस्य लिए गए, जिनमें से 104 निर्वाचित होंगे और 41 मनोनीत होंगे। उसी प्रकार प्रांतों में द्वैध शासन किया गया और द्वैध शासन में विषय बांट दिए गए थे कि सुरक्षित विषय अलग और हस्तांतरित विषय अलग। और ये कब किया गया था, 1 अप्रैल 1921। तो सुरक्षित विषय किस किस के पास थी, गवर्नर जनरल प्लस परिषद के पास, और हस्तांतरित विषय थी गवर्नर जनरल प्लस भारतीय मंत्रियों के पास। और सुरक्षित विषय में शामिल किए गए थे राजस्व, वित्त, पुलिस और न्याय, यानी इनकी जो नियुक्ति करना है, इससे जो पैसा आएगा, जितना भी जो भी होगा कौन देखेगा, गवर्नर जनरल और परिषद। और हस्तांतरित विषय लिए गए थे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य, इनमें इसको बांटा गया था। और भी हुआ था कि जो बजट था, इस एक्ट के माध्यम से एक काम और अच्छा किया गया था कि जो बजट पेश किया जाता था, बजट को 2 भागों में बांटा गया था। जैसे कि अभी क्या होता है कि रेल बजट अलग पेश होता है, केंद्र का अलग होता है, राज्यों का अलग होता है, वैसे ही क्या हुआ था कि बजट को 2 भागों में बांटा गया। और 2 भाग कौन से थे, एक केंद्र का बजट अलग होगा और राज्य का बजट अलग होगा। तो जो अभी हम संविधान में देखते हैं, जो हमारे अभी जो भारत में जितनी भी नीतियाँ चलती हैं, जैसे बजट अलग पेश करना, किसी की भी नियुक्ति करना और जो सीटों का बंटवारा होना, बांटना, वो सारी चीज़ कब हो चुकी थी, 1919 से ही प्रारंभ हो चुकी थी। और उससे पहले के जो एक्ट थे उनमें भी क्या सीटें की बढ़ोतरी होती जा रही थी, यानी जो सीटें थी उनका जो बढ़ना वो था किस पे कि जो भारतीयों के लिए मांग थी, भारतीयों की भागीदारी की जो मांग चल रही थी, उस मांग को पूर्ति करने के लिए इन जो परिषद थी, इन परिषदों की या प्रांतों में जो परिषद थी उनकी सदस्य संख्या ऑटोमेटिक बढ़ाते गए। और लास्ट में चल के अभी भारत में कितनी संख्या आप देख सकते हो कि लोकसभा और राज्यसभा में सीटें कितनी हो चुकी हैं, वो पहले से ही निर्धारित होते चले गए जब से अपना संविधान बनना चालू हुआ है। जैसे कि 1909, 1919, 35 फिर आएगा, ऐसे ही कैसे जैसे संविधान सभा आएगी, फिर सीटें बढ़ाई जाएंगी, ऐसे करके अपना संविधान निर्माण हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें और पूरा वीडियो लाइन से समझ के देखें, आपको हमें पूरा समझ में आ जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे, अगर आप इसको सही से देखोगे तो। अगर समझ में आ जाए, ठीक लगे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।